गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? काफ़ी समय के बाद में मुलाकात हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनोज सर में। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे, चूँकि तुम लोगों की परीक्षा बहुत निकट आ चुकी है, इसलिए हम परीक्षा से उपयोगी शार्ट टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लेकर के आए हैं। थोड़े से आज छोटा सा वीडियो देंगे, फिर प्रतिदिन परीक्षा तक आप लोगों को बराबर वीडियो देते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 M-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो M का मान होगा। आप सबको पहले मैं बता चुका हूँ कि जब कभी HCF निकालना होता है तो यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं। ऐसे सवालों में हम सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को यदि डाउट हो रहा है तो मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ। काट दीजिएगा इसको। ये 5 से कटेगा 13 बार जाएगा और 13 से 13 को कटेगा, चूँकि ये 13 अभाज्य गुणनखंड है। और फिर 117 को हम फिर काटेंगे तो ये 3 से कट रहा है हमारा। देखो 3 त्रिका 9 बचे 2, 3 9 27 होता है। फिर 3 से कट जाएगा 13 3 39 होता है। और फिर 13 से काट लेते हैं, 13 एकम 13। अब हम इनको रखेंगे तो 5 × 13 और इधर बनेगा तुम्हारा 3 × 3 × 13। तो हमें मिला जो इनका HCF आया वो 13 आया है। और हमारे सवाल में दिया हुआ है कि HCF है 65 M-17। तो हम 65 M-17 को यहाँ लिखेंगे 65 M-117 और ये बराबर है हमारे 13 के, चूँकि 13 HCF है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर ये लिख देते हैं 65 M, फिर ये 13 और ये इधर संख्या जब आएगी तो ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगी 117। फिर हम करेंगे ये 65 M बराबर, इनको जोड़ देंगे, 7 और 3 मिला के 10 होता है, 1 1 2 और 1 3 होता है। और इसको हम तुरंत M की वैल्यू निकालेंगे, 130 आया। और ये जो है संख्या हमारी यहाँ चूँकि गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगी, 65 हो जाएगा। और 65 दूना 130, 65 दूना 130। इस प्रकार से जो हमारी M की वैल्यू आई, तो M की वैल्यू हमारी जो आएगी वो 2 आ जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिया गया है ये धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर हम P की वैल्यू को मान लेते हैं 1, तो अगर यहाँ पर हम डाल देते हैं 2P + 1, तो यहाँ पर 2 × P की वैल्यू 1 डालेंगे और +1 करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो यहाँ पर 3। ये 3 जो मिला हमारा ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक मिल जाता है। इसलिए ऐसे सवाल का जो विकल्प होगा वो हो जाएगा 2P + 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि A बराबर 2² × 3³ × 5 की पावर 4 और B बराबर 2³ 3² और 5, तब कहता है कि जो संख्याएं A और B दी हुई हैं इनका HCF बताओ। तो HCF निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि जो A का गुणनखंड है वो दिया हुआ है 2² × 3³ और × 5 की पावर 4। लेकिन जो B का दिया हुआ है तो यहाँ दिया है 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है और 5 की पावर कोई नहीं है। तो HCF जब हम निकालते हैं तो HCF तुम्हें पता है कि जो कॉमन फैक्टर्स मिलता है वही HCF होता है। तो दोनों में हमारे यहाँ पर 2 की पावर 2 मिल रहा है
और 3 की पावर भी 2 मिल रहा है और 5 की पावर केवल 1 मिल रही। 5 एक ही बार है, यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों में मिला करके 5 जो है एक ही बार मिलेगा। अब हम इनकी सबकी आपस में गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी होता है 4 और 3 तिया 9 इंटू 5। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 और 45 को जब हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका 180 आ जाता है। तो यही आपका आंसर होगा भैया। और ये तुम्हारा तीसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और सुन लीजिए, आप लोग जब हमारा वीडियो देखें तो कापी और पेन लेकर के साथ में बैठें। जो भी बताया जाए बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उसको लिखते भी जाइए और मन लगा करके अध्ययन करते जाइएगा। आगे देखो, अब आप लोगों के समक्ष जो सवाल आया है, इसमें सह अभाज्य संख्याओं के युग्म को हमें छांटना है। तो सह अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं, बाकी किसी संख्या से उनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 और 35 दिया हुआ है, ये अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं। और ये 18 और 25 जो है, फिर 31 93 है और 32 62 है। तो हमें मेन चीज़ होती है जब सहअभाज्य संख्याएं छांटनी होती हैं तो हम देखेंगे इसमें जो HCF है वो एक किस में आ रहा है। तो हमारी सारी संख्याओं का HCF अलग आएगा, लेकिन 18 और 25 युग्म जो दिया हुआ है इसकी जब हम HCF निकालते हैं तो HCF इनका आता है एक। कैसे आता है देख लीजिएगा। 18 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 तिया 6 तिया 18, ये इसका हो गया। और फिर 25 का जब हम करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाता है। तो समझने के लिए यहाँ एक लिख लीजिएगा और यहाँ भी एक लिख लीजिएगा। तो इन संख्याओं का जो HCF आया वो एक आया है। और जब कभी संख्या युग्म दिया हो और उसमें HCF एक आए तो तुरंत समझ जाइए कि वह संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या का युग्म होगा। इसलिए 18 और 25 जो है ये इस संख्या का इस प्रश्न का उत्तर है। अब आप लोगों के समक्ष जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शून्येतर परिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत कई बार पूछा गया है परीक्षा में। और इसके आगे वाला जो सवाल नंबर 6 दिया है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इनको देख लीजिएगा कि शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। कभी भी किसी प्रकार से घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो उसमें गुमराह नहीं होना है तुमको। सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भूलने की बात नहीं है ये। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पाई है। पाई तुम जानते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई और इसके अतिरिक्त में जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में दी जाती हैं वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अतिरिक्त अब अगला सवाल आ जाता है कि दिया हुआ है कि HCF जो तुम्हारा दर्जा दिया है 252, 594 का HCF 18 है, तो कहता है कि इन संख्याओं का LCM क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जब हम इनका LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए होता क्या है संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। तो फार्मूला न डालकर सीधे से बताएंगे तुमको, 2 5 2 और 594 और इसका भाग कर देना है तुमको 18 से। अब इसको 18 से काट दीजिएगा आराम से। तो देखो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 सत्ती 14, फिर काटिए 3 3 तिया 9 और 3 9 27 बचा 2, फिर 3 9 27 काट दिया गया, फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ पे आपका आ गया है कि 2 5 2 को अगर हम 33 से गुणा कर देते हैं तो इसका LCM हमें मिल जाता है। और जब 33 से हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा भैया 8316। ये आपका इसका LCM हो जाएगा 252 और 594 का। अब आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण
और बहुत ही सरल सवाल दिया हुआ है। कहता है 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। तो भैया सरलतम रूप निकालने के लिए सबसे पहले हम 148 और 185 का HCF निकाल लेते हैं। और HCF निकालना तुमको पता है, आराम से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 148 को डिवाइड करिए 185 को, तो इसको एक बार लगा देंगे तो 148 ही आएगा। और 15 से 8 गया बचे यहाँ 7, और यहाँ 7 से 4 गया बचा 3। 37 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 148, तो इसको 4 बार लग जाएगा। 4 से 28, 4 से 12, 2 हाथ से 14, पूरा कट गया। इसलिए जो इसका HCF आया भैया वो आ गया तुम्हारा 37। अब हम इसको 37 से भाग कर देंगे। 148 को भाग करेंगे 37 से, और फिर इधर 185 को भी भाग कर देंगे 37 से। जब इनको हम भाग करेंगे तो देखिएगा कितनी बार लग रहा है। 4 से 28, 4 से 12, 2 14, अर्थात 4 बार लग जाएगा। और इधर 5 से 35, 5 से 15, 3 18, इसका मतलब 5 बार लग जाएगा। तो इसका उत्तर जो आएगा तुम्हारा वो 4/5 आ जाएगा। ये तुम्हारा जो दिया हुआ ये दर्जा है 148/185, इसका ये सरलतम मान होगा तुम्हारा 4/5। अब जो सवाल आप लोगों के समझ आया है, इसको कक्षा 5 से अभी तक बराबर पढ़ते चले आ रहे हो, और हाई स्कूल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिएगा, कह रहा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल आता है 34 तथा शेषफल आता है 23। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब किसी संख्या को जब हम 73 से भाग देते हैं तो भागफल 34 आता है और शेषफल 23 बच जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए तुमको ये पता है कि यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, तो जो तुम्हारा भाजक है भैया, भाजक जिससे हम भाग देते हैं वह संख्या हमारी भाजक कहलाती है। और इसके बाद में जो भागफल आया है तुम्हारा वो 34 है, और फिर जो शेषफल आया है वो दिया हुआ है 23। अब इसका एक यूक्लिड विभाजन, जो यूक्लिड प्रमेय का विभाजन होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम इसको हल करेंगे तो इसका एक फार्मूला बन जाता है भैया, विभाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, और इसमें हम शेषफल को जोड़ देते हैं। यही है तुम्हारी यूक्लिड प्रमेय का विभाजन। समझ में आ गया? तो विभाज्य हमें निकालना है। विभाज्य बोले तो वही संख्या जिसको हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भाजक तुम्हारा जो आया है वो है 73, और भागफल जो आया है वो है 34, और इसके बाद में जो शेषफल है वो दिया हुआ है तुम्हारा 23। अब इससे इसकी जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 2482, और इसमें हम 23 को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 2505 हो जाती है। देखो 3 2 5 8 2 10 और 4 1 हासिल का 5, और ये तो 2505 आ जाती है। जिस संख्या की हमें तलाश थी, सवाल में जिस संख्या को पूछा गया था, वह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है कितनी? 2505। इस प्रकार से यह तुम्हारा सवाल हल होता है। आगे देखो, अब जो सवाल आप लोगों के समझ आया है, इसको सबसे पहले कक्षा 9 में भी पढ़ा तुम लोगों ने, और कक्षा 10 में भी पढ़ा शुरू में ही, और आज हम आप लोगों के समझ पुनः दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है।
बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। तो ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए करते हैं ये भैया, जो संख्या दी गई है तुम्हारी, जो संख्या है वो संख्या है 17/90। और इस 17/90 में 17 तो तुम जानते हो ये अभाज्य है, इसको तो कटना नहीं है, लेकिन हम 90 के गुणनखंड करके देखते हैं कि क्या इसमें 17 सम्मिलित है। 2 से डिवाइड किया 45 आया। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और ये अभी 3 से फिर कट रही है तो 5 आया। और फिर अब 5 को तो ये अभाज्य संख्या चूंकि 5 ही से कटेगी, तो जो ये 90 के गुणनखंड हुए वो आ गया 2, और फिर गुणे 3 की पावर 2, और फिर गुणे 5। तो देखा गया कि जो 90 संख्या थी तुम्हारी, इसमें जो गुणनखंड हुए उसमें 17 सम्मिलित नहीं है। अर्थात ये जो दर्जा दिया हुआ है तुम्हारा कि 17/90 ये पूर्ण रूप से अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव है। ध्यान रखिएगा भैया। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला सेट किया जाता है कि m गुणे n। तो m की पावर जो डाली जाती है, ये m जो है ये 2 की पावर होती है, और n जो है ये 5 की पावर होती है। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस प्रकार से यहाँ पर गुणा ना करके यहाँ पे लगा दो, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इस रूप में ये नहीं मिला तुमको, और जब इस रूप में इसको नहीं प्राप्त हुआ ये संख्या गुणनखंड की, तो हम जान गए कि 17/90 जो है ये शांत नहीं हो सकता, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब आप लोगों के समक्ष दिया गया है, यहाँ सवाल दिया हुआ है 0.16 की ऊपर बार लगी हुई है। अब इसमें पहली तो बात यह है कि कितने लोगों को ये मालूम है कि इस बार का मतलब क्या होता है। ये जो ऊपर एक लाइन खींची होती है, इसका मतलब क्या होता है। लगभग हमारे जो खुद के बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं निरंतर, उनको तो बिल्कुल पता होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी ये मालूम है कि जब किसी संख्या के ऊपर, यहाँ पे 6 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, बार लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या दशमलव के आगे बार 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 इसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर 6 है जो, तो 6 की इसके आगे जो संख्या काटी गई होगी, तो 6 की पुनरावृत्ति बार बार होती रही, इसलिए हम 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को कि ये इसमें हम एक संख्या मान लेते हैं कि x बराबर मान लेते हैं 0.16666। चूंकि बार लगा है, कितनी बार भी लिख दो वो सही माना जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम, जो ये समीकरण बन गया, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। और यहाँ पर चूंकि तुम देख रहे हो कि 6 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, अर्थात एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, इसलिए हम दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, और बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1.666। कितना भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब पुनः यहाँ पर संख्याएं चूंकि 2 हैं, तो हम पुनः समीकरण नंबर 2 को, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर जब हम इसकी फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 100x बराबर, यहाँ आ जाता है आपका
16.66। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 से नहीं करिए, 3 से करिए भैया। समीकरण नंबर 3 से 2 को घटाने पर जब हम समीकरण नंबर 3 से 2 को घटाएंगे तो ये दर्जा कुछ ऐसा बनेगा। इसको आप लोग नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। यहाँ पर पहला समीकरण जो बना वो बना था तुम्हारा, तीसरा वाला समीकरण जो बना था वो बना था 100x बराबर 16.66। ये समीकरण नंबर 3 था। और दूसरा समीकरण जो था वो था 10x बराबर 1.66। जब इसको घटाते हैं तो भैया आप लोग ये जानते हो कि जब घटाया जाता है तो बीजगणित का ये रूल है कि नीचे के दर्जे के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 90x, और इससे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 15। इधर की संख्याओं से मतलब नहीं रखा जाता, फिर भी घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और 6 से 1 निकालेंगे 5, और इधर तो 1 अपने आप आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू डालेंगे तो 15/90। अब इसको काट दीजिएगा, 15 × 15, 15 छक्का 90। तो इस प्रकार से जो संख्या उत्तर आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी भैया 1/6। सवाल था कि 0.16 को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो जो 0. यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, 0.16 की बार लगी थी, तो इसकी जो सरलतम भिन्न होगी वो 1/6 होगी। अब समझने के लिए तुमको एक थोड़ी सी और चीज़ बता दें कि जो अभी यहाँ बार वाली बात बताई थी हमने, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जब एक संख्या के ऊपर बार लगी थी तो हमने ये कहा था कि ये 6 जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम 6 से 1 को भाग करते हैं तो 6 1 से बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर एक दशमलव लगा देंगे और एक संख्या यहाँ पर लगाएंगे। 6 का पहाड़ा 10 में लगाने के लिए तो एक बार लगेगा 6 × 6। अब यहाँ पर देखिएगा भैया, घटाओगे तो बचेगा 4, क्योंकि दशमलव पहले से लगा है। तो 6 का पहाड़ा आप 40 में लगाएंगे तो 6 छाक 36 लगता है। और 36 के बाद फिर 4 बच जाता है, फिर लगाएंगे, फिर 6 छाक 36 बचता है, और फिर 4 बचेगा, फिर लगाएंगे, फिर 6 छाक 36 बचता है, और फिर 4। तो हम जितनी बार लगाते जाएंगे ये 6 6 6 बराबर आता जाएगा। तो इसको हम बार बार ना लिख करके ये दिखा दिया जाता है कि ये 6 जो है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम इसको इतनी बार ना लिख करके 6 के ऊपर बार लगा देते हैं।